Hello students, we have already started this chapter 1 history, tracing changes through 1000 years. 1000 वर्षों के दौरान हुए क्या क्या चेंजेस थे वो हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में, जिसमें बेटा अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे यूरोपियन सेलर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहे थे। यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो फेमस हो रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, उसको पाने के लिए, उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए वो लोग यहाँ आना चाह रहे थे। तो वो उन्होंने कार्टोग्राफर द्वारा बनाई गई, मानचित्रकार द्वारा बनाई गई जो मैप थे उसकी मदद से वो लोग यहाँ आना स्टार्ट करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने यहाँ पर नए नए वर्ड्स, नई टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें से हिंदुस्तान वर्ड किस तरीके से समय के अनुसार बदला और उसको अनेक जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपने तरीके से कैसे इसके तरह तरह के मीनिंग लगाए। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हिस्टोरियन एंड दियर सोर्सेस, कि जो हिस्टोरियंस होते हैं उनको जो हमें वो इतिहास लिख कर दे रहे हैं उसके सोर्सेस वो कहाँ से लेते हैं, वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो फिर हम तक पहुंचाते हैं। जिसमें हमने बात की कॉइन्स की, इंस्क्रिप्शंस की, स्थापत्य कला की, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की। ठीक, इसके अलावा जो बहुत मैनी टाइप ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते थे, ठीक, ऐसे ही रूलर्स और टेम्पल्स, उनके द्वारा स्थापित मोनेस्ट्रीज़, उन में रखे हुए मोनेस्ट्री और टेम्पल में रखे हुए जो बहुत एंशिएंट चीज़ें होती थी, उन सब चीज़ों से हमें सारी चीज़ें के बारे में, इतिहास के बारे में पता लगता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो स्क्राइब्स होते थे कैसे अपनी सुंदर राइटिंग में वो रूलर्स के बारे में लिखा करते थे और उन्हें आर्काइव्स में सेव कर दिया करते थे। तो वो सब चीज़ें भी हमें इतिहास की जानकारी देते हैं। ठीक, तो अभी तक ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी इन्हें मेंटेन करने में, वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम चैप्टर का जो पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में बेटा हम जानेंगे कि कैसे 700 से लेकर 750 तक, यानी कि 700 से लेकर 750 के दौरान क्या क्या जो चेंजेस आए हमारे पूरे, अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो इस ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस आए वो हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि वो क्या क्या चेंजेस आए थे वो हम देखेंगे। जैसे हम बात करें न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप में ही कि क्या इस समय क्या टेक्नोलॉजीज़ नई दिखने लगी, न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड नई नई जो चीज़ें आ रही थी, उसमें हम अगर बात करें तो नंबर 1 जो है व्हील इन इरिगेशंस, यानी कि जो सिंचाई में व्हील का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, इसके अलावा जो वीविंग में स्पिनिंग व्हील का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, और कॉम्बैट में हम फायर आर्म्स का इस्तेमाल करने लगे, यानी कि जो बारूद वाले हथियार हैं उनका हम इस्तेमाल करने लगे। ऐसे ही फूड में भी बहुत सारे चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए इस कॉन्टिनेंट में, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें नई फसलें आने लगी, नई चीज़ों को हम यूज़ करने लगे। यानी कि जब बहुत सारे यूरोपियंस यहाँ पर आए तो वो सिर्फ अपने साथ सिर्फ अपने थॉट्स ही नहीं लेके आए, बल्कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी वो यहाँ से वहाँ एक्सचेंज करने लगे, जिससे कि हमें उनकी बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करने का, समझने का मौका मिला। यानी कि कल्चर, थिंग्स का भी एक्सचेंज हुआ। आइडियाज़ का तो हुआ ही था एक्सचेंज, इसके अलावा थिंग्स, प्रोडक्ट्स का भी एक्सचेंज होने लगा। तो ये इसके अलावा खाली यही चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती, बहुत सारे पॉलिटिकल एंड सोशल जो कल्चर्स, यानी कि पॉलिटिकल और सोशल कल्चर्स में भी बहुत सारे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स वे में भी बहुत सारे चेंजेस इस में हम पढ़ेंगे। और इस पूरी बुक में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको हम चैप्टर 5, 6, 7 जैसे में पढ़ेंगे। ठीक है,
फिर नेक्स्ट पैरे में बताया कि दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, यानी कि एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा ड्यूरेशन था जिसमें कि क्या था, बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे। तो ये सारे चेंजेस तो हमने पढ़ ही लिए कि किन किन चीज़ों का क्या चेंजेस आ रहे थे इसमें। इसके लाइक आप इसे नोट कर सकते हैं, हिंदी में भी ये सारे चेंजेस, क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इस युग में लोगों की गतिशीलता भी बहुत बढ़ रही थी, यानी कि मोबिलिटी बढ़ रही थी। जो ग्रुप ऑफ पीपल थे बेटा वो ट्रैवल कर रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, किस चीज़ के लिए कर रहे थे, वो अवसर की तलाश में थे, यानी कि सर्च ऑफ अ अपॉर्चुनिटी। नए नए अवसर मिल रहे थे, जब नई चीज़ें आ रही थी समाज में, नई यूरोपियन लोग आ रहे थे, नई चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही थी, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो लोगों को काम धंधे की भी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। उसकी सर्च में ही वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या है, ट्रैवल करने लगे। तो इस महाद्वीप में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे पीपल्स ऑफ ग्रुप भी हमें दिखाई देते हैं। मैनी टाइप ऑफ ग्रुप्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और लेकिन हम जहाँ शुरुआत करेंगे इसमें, इस चैप्टर में, वो करेंगे आपकी कि कौन से वो सबसे पहले ग्रुप थे जिसमें हम बात करेंगे राजपूत की। जो राजपूत वर्ड है उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले। राजपूत ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, राजपूत, राजपुत्रा वर्ड से, यानी कि राजा के पुत्र से ये निकला हुआ है, सन ऑफ अ रूलर। ठीक है, 18th और 14th सेंचुरी के दौरान इस तरह के जो वर्ड्स किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे, ये उस समूह के लिए प्रयुक्त किए जाते थे जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे, यानी कि जो फाइटर्स होते थे, वॉरियर होते थे, योद्धा होते थे, जो युद्ध में लड़ने जाते थे, उसके लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, आगे आगे हम पढ़ते हैं कि कवि और चारण राजपूत जो होते थे, उनकी आचार संहिता, पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान भी ये लोग इसी काल में इनका होने लगा था। ठीक है, आगे ये तो राजपूत है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में मराठों के, सिख के, जाट, अहोम जैसे कायस्थ जो कि लिखने और लिखत पढ़त का जो काम किया करते थे, उनके बारे में भी, इन समूह के बारे में भी हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आगे अगर हम आगे बात करते हैं थ्रू दिस पीरियड, इस पूरे इसमें सिर्फ न केवल इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल वे में चेंजेस हो रहे थे बेटा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चेंजेस कुछ कृषि के क्षेत्र में भी हो रहे थे। बड़ी तेज़ी से जंगलों की कटाई हो रही थी। ठीक है, जंगलों की कटाई हो रही थी तो क्या हो रहा था, जंगल को साफ करके उसे किसके योग्य बनाया जा रहा था, उसे कृषि योग्य बनाया जा रहा था। ठीक, अब कृषि योग्य बनाने के लिए क्या कर रहे थे, बड़े लंबे चौड़े जो क्षेत्र था उसे कृषि योग्य लोग बना रहे थे, यानी कि जो लोगों का जो हैबिटेट था, पर्यावास था, उसमें बहुत बड़ा चेंज आ रहा था। लोग जो अभी तक जंगलों में घूमा करते थे, कंदमूल खाकर अपना गुजारा कर रहे थे, ठीक है, एक जगह इस्टेब्लिश नहीं रह रहे थे, अब वो लोगों ने जो एक जगह टिक कर रहना शुरू किया, जो माइग्रेट हो रहे थे, अब वो धीरे धीरे एक स्टैब्लिश जो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, यानी कि जो पूरा एटमॉस्फेयर था, जो हैबिटेट था, उसमें एक बड़ा चेंज आ रहा था बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे थे। कृषि की देखरेख के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए, उसके सेफ्टी के लिए एक जगह रहना पड़ रहा था, तो ये भी एक चेंज आ रहे थे। अब इस तरीके से पीजेंट की जो लाइफ थी वो बदल रही थी, किसान की लाइफ, अब जो वो एक जगह से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था, वो एक जगह रहने लगा। उसने धीरे धीरे एक जगह दिस न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ रीजनल मार्केट। अब उसने धीरे धीरे एक जगह रहना शुरू कर दिया। और इसमें से हम अगर बात करते हैं इस किसान वर्ग की, तो यही वो वर्ग था बेटा जिन्होंने
कि ये वो वर्ग था जिन्होंने कि पूरे के पूरे पर्यावास में चेंज लाया। ठीक है, अब ये किसान लोग क्या है, जो स्थानीय जो लोग होते थे, जो उनसे काम भी करवा सकते थे, अपने खेतों पर काम कराना, वहीं से निकल आते एक नया आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। यानी कि कैसा अंतर बेटा, कि मालिक वर्ग और जो समाज के जो बड़े वर्ग थे, मुखिया जो लोग थे, ठीक है, ये लोग वर्ग उभर कर आने लगे। अब ये लोग क्या है, एक आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कैसे उभरने लगा, यानी कि जिसके पास ज़्यादा भूमि थी वो क्या कहते हैं कि वो जिनके पास ज़्यादा भूमि थी वो उपजाऊ भूमि पर जो मज़दूर वर्ग थे, बेगार लोग जो होते थे, उनसे काम कराया करते थे। इस तरीके से कह सकते हैं कि कुछ लोग खेती करना शुरू करने लगे, कुछ लोग मवेशियाँ पालने लगे, ठीक, और कुछ लोग कुछ लोग क्या करते थे, दस्तकारी इत्यादि का काम करने लगे। तो समाज में जो समाज में जो अंतर बढ़ने लगा, जातियों में लोग आपस में बंटने लगे, काम के आधार पर ये लोग इस तरह की चीज़ों में बंटने लगे। ठीक है, अभी जाति के आधार पर क्या हुआ, जातियों में भी क्या हुआ कि रैंक निश्चित होने लगे। रैंक किसके बेस पर निश्चित होने लगे, ऑक्यूपेशंस के आधार पर। ठीक है, पीपल रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड बैकग्राउंड। जो जातियों के सदस्यों के व्यवहार को अब नियंत्रित किया जाने लगा। आगे उनके लिए ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनने लगे कि उनके लिए उनके व्यवहार को नियंत्रित किया जाने लगा, उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होने लगे। ठीक है, क्यों होने लगे रूल एंड रेगुलेशन उनके लिए फॉलो, ताकि लोग आपस में झगड़े ना। ठीक है, सबके लिए नियम कायदे कानून बने रहे। इन नियमों का पालन ज़्यादातर कौन कराता था, इन नियमों का पालन मोस्टली यहाँ के जो एल्डर लोग होते थे वो लोग इन नियमों का पालन कराते थे। ठीक है, बड़े बुजुर्ग जो एक सभा द्वारा निश्चित होती थी, इसी सभा को ही हम पंचायत कह सकते हैं, यानी कि जाति पंचायत हम कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जाति पंचायत क्या करती थी, ये जो जाति पंचायत थी ये नियमों का पालन कराया करती थी। सेवरल विलेज वर गवर्न बाय अ चीफ्समैन, जो होते थे इनके, यानी कि जो इनके मुखिया होते थे। और मुखिया कौन होते थे, एल्डर लोग होते थे। ठीक है, दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट। ये एक तरह की एक छोटी इकाई होती थी जो कि अपने क्षेत्र के, अपनी एक तरह की जाति के लोगों के लिए कंपाइल की जाती थी, ताकि सभी लोग आपस में एक दूसरे के नियमों को फॉलो करें और जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल ठीक ढंग से चलता रहे। ठीक, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रीजन एंड एम्पायर, यानी कि क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। क्षेत्र और साम्राज्य, इससे मतलब क्या है, एक ऐसा क्षेत्र, साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा इलाका। ठीक है, जिसमें कि जैसे चोल साम्राज्य, जैसे कि मुग़ल साम्राज्य, सल्तनत साम्राज्य। ठीक है, ये सारे कोई छोटे छोटे नहीं थे, बल्कि इनके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जो रीजन्स थे उनको मिलाकर ये बनाया गया था, जिसमें हर तरह के कल्चर, हर तरह की जो सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं। कल्चर से मतलब है कि जो उनके खान पान है, उनकी वेशभूषा है, वो सब इसमें इंक्लूडिंग थी। ठीक है, तो हमें कैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक तरह का ऐसा सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य की भी हम यहाँ बात करेंगे, जिन्हें मिलाकर एक बड़ा एम्पायर बनाया जाता था। आगे देखो इसमें सारे नाम जो दे रखे हैं मैप में, ये सारे के सारे आपके ऐसे ही छोटे छोटे प्रांत थे, जिन्हें मिलाकर जिन क्षेत्रों को मिलाकर एक साम्राज्य बनाया गया है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो क्षेत्र और साम्राज्य बनाए गए थे बेटा,
पे आपका एक बॉक्स में भाषा तथा क्षेत्र, लैंग्वेज एंड रीजन के बारे में बता रखा है, जिसमें पोएट अमीर खुसरो ने एक स्टेटमेंट के द्वारा बताया गया कि हर क्षेत्र की अपनी एक भाषा थी, जैसे सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में थी, आंध्र प्रदेश में तेलंगानी थी। ऐसी चीज़ों को बताया गया है। इसमें ये भी जिक्र किया गया है कि जो संस्कृत थी वो आम लोगों की भाषा नहीं थी, प्राचीन भाषा थी, लेकिन आम लोगों की जन भाषा नहीं थी। यह सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी, इसे आम जनता नहीं बोलती थी। ये भी इसमें बताया गया है। फिर आगे यहाँ पे एक जो जिक्र किया गया है वो है एक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य की यहाँ पर बात की गई है। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से मतलब है बेटा कि एक ऐसा साम्राज्य जो कि जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बना हो। क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, चोल साम्राज्य हो, सल्तनत साम्राज्य, उन सबको कंपाइल करके जो बनाया गया हो। और इन सब की खास विशेषता ये होती थी कि इनकी जो लगभग अगर हम कह सकें कि इनकी भाषा और संस्कृति काफ़ी रिजेंबल करती थी। ठीक है, एक दूसरे को हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते थे, भिन्न थी, डाइवर्स थी, लेकिन फिर भी एक जैसी दिखाई देने लगती, उनमें भिन्नता अब दिखाई नहीं देती। उसको मिलाकर ही इस तरह के सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का निर्माण किया जाता था। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन की। ओल्ड एंड जो न्यू रिलीजन है हमारा, उसमें कैसे नए और पुराने धर्म आ रहे थे, पुराने और नए धर्मों का उदय हुआ। जिसमें से अगर हम बात करें सबसे पुराने धर्म जो आदिकाल से चला आ रहा है, हिंदू धर्म की बात करते हैं हम। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट रिलीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। वेरी इम्पोर्टेंट जो रिलीजन था वो हिंदुज़म था, जो कि आदिकाल से जिसकी वो मानी जाती है। हिंदू देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती थी। इसे हम समझेंगे, ये बहुत ही प्राचीन है। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। क्या क्या बदलाव आए? जैसे नई देवी देवताओं की पूजा हुई, मंदिरों का निर्माण होने लगा था। ठीक है, इसके अलावा पुरोहितों का महत्व बढ़ा, जो कि ब्राह्मण ही हुआ करते थे। आगे चलकर उनकी महत्वता बढ़ी। ठीक, इसके अलावा यहाँ बताया गया आगे चलकर यही संरक्षण हुए इस धर्म के। ठीक, भक्ति आंदोलन जैसे आंदोलन इसी युग में स्टार्ट किए गए थे, भक्ति आंदोलन। ठीक, और इसके अलावा इसी में ही ये बताया गया है कि भक्ति आंदोलन ने क्या किया, कर्मकांडों का विरोध किया। कर्मकांड मतलब जो दिखावटी बाहरी आडंबर दिखाने वाली जो पूजा थी, उसका इन्होंने विरोध किया था। तो ये सब चीज़ों का यहाँ पर नई चीज़ें आ रही थी, समाज में नई डेवलपमेंट हो रही थी, जिसे कि हम एक्सेप्ट करते हैं। नॉलेज एंड संस्कृत एक्सेप्ट एंड द ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण होते थे उन्हें ही संस्कृत जानने का, यानी कि वो इसे उस पर ही जो संस्कृत भाषा थी उनकी कमांड हुआ करती थी। आम लोगों की इस पर कोई कमांड नहीं होती थी। इसके अलावा ये इसके संरक्षण भी हुआ करते थे। इस भाषा के, इस धर्म के संरक्षक हुए कौन? पुरोहित हुए, ब्राह्मण जो आगे चलकर कहलाए। ठीक है, तो हम इस वाले टाइम में जानेंगे कि ये वो वाला टाइम था जब आइडिया ऑफ भक्ति आया, जिसने आगे चलकर जो इस हिंदू धर्म में आई जो बुराइयां थी उनको हटाने में बहुत अहम भूमिका निभाई। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बुराइयां आ गई? बुराइयां मतलब कर्मकांड, बाहरी आडंबर, दिखावटीपन। ठीक है, भक्ति के स्थान पर दिखावा जब ज़्यादा आने लगा था, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम कहेंगे कि ये आडंबरपूर्ण थी, दिखावटी थी। ठीक है, अब इसी टाइम पीरियड में ही बेटा हम बात करते हैं कि इसी युग में
जो है इस उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म तो आया ही आया था, इसके साथ साथ 17th सेंचुरीज में इस्लाम आया, इस्लाम धर्म का उदय होता है, ठीक है। इसके अलावा 16th सेंचुरी में जो है वो क्रिश्चियनिटी आती है, ठीक है। तो ये जो धर्म थे ये भी इसी जो नई डेवलपमेंट हो रही थी, नए आइडियाज़ आ रहे थे, तो हिंदुइज़्म के साथ साथ यहाँ पर इस्लाम भी आता है और इसके अलावा 16th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी भी यहाँ पर आती है। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे कि कैसे इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का उदय हो रहा था। कुरान शरीफ का संदेश लेकर सबसे पहले 7वीं शताब्दी में व्यापारी और अप्रवासियों के द्वारा यहाँ पर मुस्लिम धर्म का आगमन होता है, ठीक है। कुरान शरीफ उनकी धर्म ग्रंथ है जो सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। जैसे हम हिंदू धर्म का गीता है, ऐसी इनका कुरान शरीफ है, ऐसी अगर ईसाई धर्मों का माने तो उनका बाइबल है। तो ये अलग अलग तरह के विचार डेवलप हो रहे थे इसी कौन सी सन की हम बात करें 700 to 750 के दौरान ये नए चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देने लगे, ठीक है। हिंदू धर्म की भांति इस्लाम के भी अनेक तरह की व्याख्याएं होने लगी हैं। ऐसी मुस्लिम धर्म के जैसे हिंदू धर्म के 2 पार्ट होते हैं बेटा, ठीक है, सनातन और आर्य समाज। ऐसी जो इस्लाम धर्म है, अगर हम कहें कि इस्लाम धर्म के भी 2 पार्ट थे, इस्लाम धर्म के भी 2 पार्ट थे, शिया और सुन्नी, ठीक है। शिया लोग मोहम्मद पैगंबर जो होते थे उनके ही फॉलोवर्स को ये फॉलो करते थे, ठीक है। सुन्नी लोग जो होते थे इसमें नए जो खलीफा हैं, ठीक, जो खलीफा की प्रभुसत्ता को मानते थे कि सारा जो पैगंबर की बताई हुई चीज़ों में वो मॉडिफिकेशन करना चाहते थे जो सुन्नी लोग होते थे। तो ये नई चीज़ें आई, इसके भी नए तरीके के नियम कानून बनने लगे। नियम कानून की इस्लामी न्याय सिद्धांत बनकर आया और वो भारत में जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ जो इनके नए सिद्धांत वो थे हनफी और शफी जैसे सिद्धांत बनकर सामने आते हैं। तो ये इस दौरान 700 से 750 के दौरान क्या नए नए धर्म आए और उनमें क्या विचारधाराएं और क्या नई चीज़ें समाज को दी जा रही थी, वो सारे हम इस वाले टॉपिक में कवर करते हैं, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, ठीक। तो हिस्टोरिकल पीरियड्स में अगर हम बात करते हैं तो क्या नई चीज़ें समाज में आ रही थी वो हम बात करेंगे। नई चीज़ों से मतलब है कि बेटा समाज में कई ऐसी अगर हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते, उसको कई टाइम पीरियड में बांट कर पढ़ते हैं। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इतिहास इसे 3 कालखंडों में बांटता है। वो 3 कालखंड किस आधार पर हमने वो बनाए हैं 3 कालखंड, ठीक है। जैसे अगर हम कहीं हमने जो 6 में पढ़ा वो पढ़ा प्राचीन काल, एंशिएंट टाइम पढ़ा। फिर आज हम जो 7th में पढ़ने जा रहे हैं वो पूरा मेडिवल पीरियड पढ़ने जा रहे हैं, मध्यकाल पढ़ने जा रहे हैं। और आने वाली क्लासेस में हम मॉडर्न एरा के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न युग के बारे में पढ़ेंगे, आधुनिक युग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो प्राचीन, मध्य और हमने आधुनिक काल का जो डिवीज़न किया है ये किस बिहाव पर हम करते हैं, यानी कि जो हिस्टोरियंस होते हैं वो ये टाइम पीरियड कैसे निर्धारित करते हैं। क्या कोई समय सीमा होती है, क्या कोई रेखा होती है, उसके आधार पर हम तय करते हैं। ये हम इसमें पढ़ेंगे कि क्या नई चीज़ें आती हैं जिसके बिहाव पर हम एक टाइम पीरियड को दूसरे टाइम पीरियड से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, इसको हम अगर डिटेल में पढ़ें कि बहुत सारी चीज़ों को घटनाओं को हम कैलेंडर और तिथि के अनुसार बांट सकते हैं, लेकिन एक एरा को, एक युग को हम कैसे बांट सकते हैं। जैसे
19 सेंचुरीज़ के मध्य में जो कुछ ऐसे अंग्रेज इतिहासकार आए जिन्होंने कि जो भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यानी कि इनका जो बांटने का जो तरीका था वो क्या था बेटा, धर्म का आधार था। नाम से ही पता लग रहा है कि एक टाइम ऐसा जिसमें कि हिंदू धर्म के ही रूलर्स रूल कर रहे थे, हिंदुइज़्म ही मेन था, ठीक है, रूलर्स का। एक टाइम पीरियड ऐसा आया इनके अनुसार, अंग्रेज़ हिस्टोरियंस के अनुसार, कि जब मुस्लिम रूलर ही रूल कर रहे थे, यानी कि जो पूरे समाज में जो फैल रहा था रिलीजन कौन सा था, वो इस्लाम फैल रहा था। और एक टाइम पीरियड ऐसा आया जब ना देश में हिंदू थे ना मुस्लिम रूलर थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स ही थे, ठीक है। तो ये एक 19 सेंचुरी के मिड में बांटा गया ये एक टाइम पीरियड है, जो कि आगे इतिहासकारों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा ऐसा कोई टाइम पीरियड हो ही नहीं सकता कि लोग इस तरीके से इसको बांट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई ऐसा कोई टाइम पीरियड शायद नहीं बटा होगा, ठीक। तो आगे हम बात करेंगे इसकी कि ये जो फ्यू हिस्टोरियंस जो पीरियोडाइजेशन करते हैं वो किस बिहाव पर करते हैं, इकोनॉमिक सोशल फैक्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो देखते हैं, किस तरह के मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनको एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में इनको डालते हैं। लाइक हम अगर एंशियंट टाइम की बात करते हैं बेटा, तो एंशियंट टाइम पे हमने देखा था सोसाइटीज़ में जो पीपल रह रहे थे वो लोग कैसे हंटर गैदरर्स की रोल प्ले कर रहे थे, कैसे वो एक जगह सेटल लाइफ नहीं जी रहे थे, है ना। तो उनका जो नोमैडिक तरीका था जीने का, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, है ना। फिर फार्मिंग स्टार्ट करने के साथ साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचना, इसके अलावा परचेज़ करना, ये सब चीज़ें सीखनी शुरू करी, यानी कि वो एक फार्मर से एक ट्रेडर बना, ठीक। और फिर धीरे धीरे नई नई इनोवेशन भी की, लाइक व्हील की इनोवेशन की, फायर की, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अर्ली मैन से कैसे उसने धीरे धीरे नई चीज़ों को अडॉप्ट किया। फिर हम मेडिवल पीरियड में जो हम पढ़ते हैं वो हम तरह तरह के रूलर्स के बारे में करते हैं कि कैसे उन्होंने एक छोटे से रीजन को कैसे एक एम्पायर में चेंज किया। तो ये क्या है, ये भी एक चेंज है, एक बदलाव है। यानी कि हमने एंशिएंट टाइम में इस तरह की चीज़ें कम देखी और मेडिवल पीरियड में हमने वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड दूसरे को कैसे चेंज कर रहा है, नई तरह की टेक्नोलॉजीज़, आइडियाज़ और जो थिंकिंग है, ठीक है, जो तर्क वितर्क लोग करते हैं, उसके बिहाव पर हम मेडिवल और एंशिएंट में डिफरेंस करते हैं, ठीक। ऐसे ही मेडिवल को हम मॉडर्न से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यहाँ पर और ज़्यादा नई सोसाइटीज़ बनने लगी, नई इनोवेशंस होने लगती है, ठीक है। कैसे ब्रिटिशर्स आते हैं, वो अपने साथ नई तरह की जो डिस्कवरीज़ हैं, जो नई तरह के आइडियाज़ हैं वो लेकर आते हैं। तो ये नए रिलीजियंस आ रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को क्या नई छाप छोड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इन टाइम पीरियड को बांटने में हेल्प करते हैं। हिस्टोरियंस इसी आधार पर ये टाइम पीरियड बांटते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें आगे नेक्स्ट जो इस बुक में हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें भी पढ़ेंगे कि कैसे मॉडर्निटी और मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट टाइम को हम कैटेगराइज करते हैं। ये सारी चीज़ों को हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमने इस चैप्टर में बेटा इतना ही पढ़ा कि कैसे पिछले 1000 ईयर्स में क्या क्या नई चीज़ें डेवलप हुई, चाहे वो इकोनॉमिक्स सेक्टर में हो, चाहे वो हमारे सोशल हो, चाहे रिलीजियन हो, ठीक है। इन सब चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आए। अब हम जो करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं इसमें, तो उस पर भी ध्यान देंगे कि क्या क्या हमें करने हैं। जैसे क्वेश्चंस तो आप ये सारे करेंगे ही, जो नहीं करने वो बस मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस इसमें आप लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये नहीं करना, बाकी 11, 10 तक आप सब बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।